हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएसओ एकेडमी में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 की जो भी परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके लिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये हम आज हमारी टेस्ट सीरीज का यह चौथी क्लास है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 34 को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि पहले भाग के तिगुने और दूसरे भाग के दोगुने में जोड़ने पर 80 प्राप्त हो तो दोनों भागों का मान हमको बताना है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि पहला भाग x है और दूसरा भाग क्या है, y है। ठीक है, बोल रहा है क्या कि यदि पहले भाग को पहले भाग के तिगुने तो हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं और दूसरे भाग के 2 गुने हम दूसरे भाग में 2 से गुणा कर देते हैं। यदि जोड़ देते हैं इन दोनों को तो क्या बोल रहा है, कितना प्राप्त होता है, हमें 80 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए, यदि 34 को दो भागों में विभाजित करना है दोस्तों, तो मतलब का कहने का मतलब ये है कि यदि पहला भाग x है और दूसरा भाग कितना है, y है, तो यदि हम उन दोनों को जोड़ दें तो वो कितना होगा, 34 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को हमको केवल सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हम ऊपर वाली 3 का गुणा इस नीचे वाली इक्वेशन में कर देते हैं तो देखिए, ऊपर वाली तो वैसी हो जाएगी 3x + 2y बराबर 80, और नीचे 3 का गुणा करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3x + 3y बराबर 34 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 की 2 हाथे लाई 1, 3 तिरका 9 और 1 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, इसको हम माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये इसको काट देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, -y बराबर माइनस का 22 यहाँ बच जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 22 आ गई। अब हमको दिख रहा है कि केवल एक ही ऑप्शन में 22 है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में रख दें आप जिसमें चाहें। यदि हम मान लेते हैं 2 में रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x + 22 बराबर 34। तो यहाँ से x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 में से 2 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, तो 12। x 12 और y 34 हमको मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 और 22 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक दुकान उत्पाद के MRP पर 30% की छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद के MRP 500 रुपये है तो बिक्री मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, एक होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए कोई दुकानदार है, उसने कोई सामान खरीद के लाया किसी दूसरी दुकान से बेचने के लिए। ठीक है, तो जो वह खरीद के लाया है तो उस वस्तु का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। MRP क्या होता है दोस्तों, MRP वो चीज़ होती है जो किसी वस्तु पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, मतलब उसमें वो मैक्सिमम प्राइस रहता है, पड़ा रहता है कि इससे ज़्यादा की वो वस्तु नहीं बिकेगी। लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में ये अंतर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि मार्क प्राइस जो हैगा, मार्क प्राइस पर 30% की छूट प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि हमको मालूम है कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। ठीक है, अब यदि ये 10 जो है दोस्तों मार्क प्राइस पर छूट प्रदान कर रहा है तो ये 10 क्या होएगा, ये 10 क्या होएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। और ये जो 3 है दोस्तों, ये क्या है, ये डिस्काउंट है, छूट मिल रही है हमको। तो यदि उत्पाद के MRP 500 रुपये है, कहने का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों
कि MRP यहाँ पे हमको परसेंटेज जो हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली वहाँ पे कितनी बता रहा है 10, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 500, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 500। तो ये हमने लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 आ गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो बिक्री मूल्य ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है, बिक्री मूल्य बताना है हमको कि बिक्री मूल्य कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है हमसे कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको समझा दिया, मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु है, तो यदि एक दुकानदार उसको कहीं से ख़रीद के लाए तो उसकी कुछ कॉस्ट प्राइस रही होगी, उस कॉस्ट उसमें, और जो उसमें जो मैक्सिमम प्राइस रहता है वो MRP हो गई उसकी, और सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस मतलब जब वो दुकानदार किसी दूसरे ग्राहक को वह वस्तु बेचेगा तो वह सेलिंग प्राइस है जो हमसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है वस्तु का 10 रुपये है, और वह डिस्काउंट कितने का दे रहा है 3 का 10 यूनिट का मार्क प्राइस है और 3 यूनिट वह डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितने की बेच रहा है वो वस्तु, 10 में से 3 गए 7 की वह वस्तु बेच रहा है मतलब। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना जाएगा 7 पन्ना 35। यही हमारी सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, 350 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, एक कंप्यूटर गेम में एक निर्माता 15 घंटे में दीवार बना सकता है, ठीक है। मतलब कि मान लेते हैं कि कोई ए हैगा, ए नाम का व्यक्ति, वो 15 घंटे में दीवार को बना सकता है, तो हमने लिख दी ए 15 घंटे में। जबकि एक विनाशक 18 घंटे में पूरी तरह से दीवार को ध्वस्त कर सकता है। ध्वस्त कर सकता है मतलब वह पूरी दीवार को तोड़ सकता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति है बी, वो तोड़ सकता है कितने घंटे में, 18 घंटे में, तो हमने ये लिख लिए। अब क्या बोल रहा है, निर्माता और विनाशक दोनों ने शुरुआती स्तर पर एक साथ कार्य करने के लिए सेट किए गए थे, ठीक है। तो देखिए आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम 15 और 18 का यहाँ पे LCM निकालेंगे। जब हम 15 और 18 का दोस्तों LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। ये 90 आ गया, मतलब कि टोटल कार जो भी LCM आता है वो कितना होता है, टोटल कार होता है। कितना होता है, टोटल कार है जो हमको ये हैगा। अब क्या बोल रहा है, यदि अब हम 90 को यदि 15 से भाग दे दे तो कितना आ जाएगा, 15 सिक्की 90 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि एक इफिशियंसी कितनी है, 6 है जो हम, और इसको यदि 90 को 18 से भाग दे तो कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब एक की इफिशियंसी कितनी है, 5 हो गई। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि ये दोनों साथ में कार्य करें तो क्या हो जाएगा, A + B। अब देखिए ये जो है A है ये दीवार को बना रहा है, और ये जो B है ये दीवार को तोड़ रहा है, मतलब कि इसके यहाँ पे माइनस रहेगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यदि दोनों साथ करें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेकिन 36 घंटे बाद विनाशक बाहर निकाला गया था। कहने का मतलब ये है कि 36 घंटे तक तो उन लोगों ने साथ में काम किया था, तो 36 घंटे में वह कितना कार्य कर लेंगे, 36 घंटे में कितना कार्य हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 गुणे 1 36 कार्य हो गए। तो दीवार बनाने में कुल कितना समय लगेगा, तो मतलब कि 90 में से 36 कार्य तो हो गया, दोनों ने जब मिल के किया, एक ने तोड़ा और एक ने बनाया, तो कितना कार्य हो गया, 36 कार्य हो गया 36 घंटे में। तो ये 90 में से 36 हम घटा देते हैं, 10 में से 6 गए 4, और 8 में से 3 गए 5। अब हमारे पास कितना कार्य करने को और बचा है, 54 कार्य और बचा है। अब क्योंकि B को तो बाहर निकाल दिया गया, अब अकेला कौन बचा, A बचा, तो इसको कार्य करना है। तो ये कितने दिन में कार्य कर देगा, ये 54 को, 54 जो यूनिट दीवार बची उसको कितने दिन में बना देगा, तो इसको 6 से काट देंगे, 6 ही नाम 54 हो जाएगा ये। तो ये हमारा 9 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, तो दीवार बनाने में कुल कितना समय लगेगा। 36 घंटे तो पहले इन लोग ने कार्य किया,
और 9 घंटे अकेले ए ने कार्य किया, तो टोटल कार्य करने में कितना समय लगा? 9 और 6 15 की 5 हासिल आई 1, 3 और 1 4, मतलब टोटल हमको 45 घंटे लगे कार्य करने के। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 45 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि एक्स स्क्वायर बराबर 841 हो तो एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, इसके एक्स का मान निकालना है दोस्तों। इसको एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कि कैसे इसको निकाला जाता है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यूनिट डिजिट में क्या है? 1 है। तो हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि एक किस संख्या का वर्ग करे कि 1 आए। तो यदि हम 1 का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो 1 गुणित 1 कितना आएगा? 1 गुणित 1 करें, मतलब 1 का वर्ग करें तो 1 आएगा। और कौन सी संख्या ऐसी होगी जिसका वर्ग करने पर 1 आए? तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9 ऐसी संख्या होगी। यदि 9 गुणित 9 करते हैं, 9 का वर्ग करते हैं, तो भी हमको यूनिट डिजिट में कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा, 81 हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके यूनिट डिजिट में यदि हम इसका वर्गमूल निकालें 841 का, तो या तो 1 होगा इसके यूनिट डिजिट में या फिर 9 होगा। ये हमको नहीं पता है कि क्या होगा, लेकिन 1 और 9 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं होगी। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, जब हमने इतना कर लिए तो हमको ये शुरू की जो 2 संख्याएं हैं इसको छोड़ देना है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 2 2 के पेयर बनते हैं, इसलिए ये 2 हमने छोड़ दिए। अब हमको 8 है। अब हमको ऐसी संख्या सोचनी है दोस्तों कि जिसका वर्ग करने पे 8 से कम हो। तो यदि हम 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 2 का वर्ग हमने किया तो कितना आएगा? 4। ठीक है, और यदि हम 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा? 9 आएगा। मतलब कि इसका जो भी वर्गमूल आएगा वो 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो हम हमेशा कौन सी संख्या लेंगे? छोटी वाली संख्या लेंगे। जो 2 का वर्ग करने में कितना आया? 4, और 4 कितना? 8 से छोटा। तो हम हमेशा जो भी सवाल करेंगे आप उसमें हमेशा कौन सी संख्या लेंगे? छोटी। तो हमको पता चल गया कि पहली संख्या तो 2 है इस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमको यूनिट डिजिट में नहीं मालूम है कि यहाँ पे 1 है कि 9 है। अब ये कैसे पता चलेगा? यदि हम 3 का गुणा 2 से कर दे दोस्तों, तो कितना आ रहा है? 3 दूनी 6। अब 6 जो है वह 8 से क्या है? छोटा है। छोटा है ना, तो हम कौन सी संख्या लेंगे? मतलब कि 6 जो हैगा हमारा 8 से छोटा है, मतलब ये वाली संख्या हमारी कैसी है? बड़ी हैगी। तो हम कौन सी संख्या लेंगे? बड़ी संख्या लेंगे यहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ गया, हमें आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या किया? 3 गुणित 2 किए तो 3 दूनी 6 आया। मतलब जो हमको संख्या दी है 8 से छोटी है हमारी, मतलब ये जो संख्या दी है ये बड़ी है, इसलिए हम यहाँ से बड़ी संख्या ले रहे हैं। यदि यहाँ पे ये छोटी संख्या होती तो हम ये छोटी संख्या लेते। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लगा, नहीं तो ये 2 सेकेंड में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। एक्स का मान क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पी, क्यू और आर एक साथ मिलकर 5 दिन में किसी कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, पी, क्यू और आर, तो लिख लेते हैं यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर लेते हैं। पी अकेले उसी कार्य को 14 दिन में कर लेता है। पी क्या है? अकेला उसी कार्य को 14 दिन में कर लेता है। और क्यू अकेला इसे 10 दिन में कर लेता है। और क्यू कितने दिन में कर लेता है? क्यू अकेला 10 दिन में कर लेता है। ठीक है, कर लेता। तो आर अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा? अब देखिए क्या करेंगे, वैसे ही हम एलसीएम मेथड से करेंगे इसको। 5, 14 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जब हम निकालेंगे 5, 14 और 10 का, तो कितना आएगा दोस्तों? 70 आएगा हमारे पास। अब एलसीएम कैसे आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं ये 5 लिख लिए, ये 14 लिख लिए और ये 10 लिख लिए। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने की तो कई मेथड हैं, लेकिन मैं आपको
इस मेथड से बताता हूँ। देखिए यदि हम इसको 5 से भाग दें तो कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, और ये तो जाएगा नहीं दोस्तों, इसको वैसे ही लिख देंगे, और 5 दूनी 10 हो जाएगा ये। अब 2 से यदि हम दें तो कितने बार जाएगा, ये 1, ये 2 सत्ते 14, और 2 एकम 2। अब इन तीनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, तो 7 पना 35 और 35 दूनी 70, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 70 आ गया। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं दोस्तों ताकि स्पेस हो जाए। अब देखिए एलसीएम हमारा कितना आ गया, 70 आ गया। अब हम 70 को यदि 5 से भाग दें तो कितना आएगा, एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, भाग देने पे। तो 5 एकम 5, यहाँ बचा 2 और 5 चौको 20, तो ये 14 आ गई। इन तीनों की एफिशिएंसी 14 में, 70 में 14 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और यहाँ पे 70 में 10 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। मतलब एफिशिएंसी हमारे पास निकल के आ गई। अब हमको क्या बोल रहा है कि आर को अकेले इस कार को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, तो हमको आर की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं टोटल वर्क अपॉन भागित एफिशिएंसी कर दें तो हमारे पास समय निकल आता है, दिन निकल आते हैं कि कितने दिनों में वह कार्य कर सकेगा। एक फॉर्मूला होता है, डेज निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास डेज निकल आते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यदि हम क्या करें दोस्तों, आर की एफिशिएंसी निकालना है हमको, तो यदि पी, इन दोनों को यदि पी प्लस क्यू को इससे घटा दे, पी प्लस क्यू को यदि हम जोड़ के इस पहली इक्वेशन से घटा दे तो हमारे पास आर बस बचेगा। तो देखिए कैसे घटाएंगे, यदि हम पी प्लस क्यू प्लस आर को घटा दे, इन दोनों को घटा दे, माइनस पी और माइनस क्यू, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 14, और 7 और 5 12, माइनस 12। तो यहाँ से ये क्यू से ये क्यू कट जाएगा, इस पी से ये पी कट जाएगा, तो केवल आर बचेगा। और आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 14 माइनस 12 2, हमारे पास आर की एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोल रहा, आर अकेला इस कार को कितना करेगा, हम जानते हैं कि डेज निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर देते हैं। डेज हमारे पास निकालना है, वर्क कितना है, 70 है टोटल वर्क, और एफिशिएंसी कितनी है आर की, 2 है। तो जब इसको भाग काट देंगे तो कितना बचेगा, 35 आ जाएगा यहाँ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि एक धनराशि को राम और श्याम में 41:37 में बांटा गया था। यदि श्याम को 259 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो आइए देखते हैं ये कैसे निकालेंगे। दोस्तों हमें राम और श्याम को जितनी धनराशि दी गई है कि उसका अनुपात दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको राम को मिले हैं 41 अनुपात में और श्याम को मिले हैं 37, ठीक है। और हमको श्याम को कितने मिले हैं, 259 उसकी एक्चुअल वैल्यू दी है, और हमारे पास अनुपात में कितनी है, 37 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 37 बराबर 259। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 259 बटे 37। और हमको निकालना क्या है, राम को कितनी धनराशि मिली है। तो राम को कितनी धनराशि मिली, 41। बस इसको सॉल्व करना। जब हम इसको काटेंगे दोस्तों तो ये 37 एक बार जाएगा और ये पूरा 7 बार चला जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, 41 गुणे 7 करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौको 28, 287 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1080 में एक कुर्सी खरीदता है, ठीक है। खरीदता है मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे,
1080 है, ये लिख लिया हमने। वह चिन्हित मूल्य पर 25% की छूट देता है। 25% की छूट देता है मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं, 1/4 होती है। ठीक है, अब देखिए चिन्हित मूल्य पर मतलब मार्क प्राइस पर MRP पे कितनी छूट देता है, वह 25% की छूट देता है। तो मतलब ये हमारी क्या हो गई, MRP हो गई। और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है हमको, 1 का मिल रहा हैगा। यदि हमारी कोई वस्तु की MRP 4 है, उसमें डिस्काउंट 1 का मिल रहा हैगा, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, मतलब वह कितने पे बेच रहा है उसको, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 है। मतलब वह दुकानदार उस वस्तु को 3 पे बेच रहा है, क्योंकि मार्क प्राइस उसका 4 है, 1 रुपये एक का डिस्काउंट दे रहा है हमको, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, वह कितने में बेच रहा है, 3 की बेच रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारी यहाँ पे कितनी है, 1080 है। ठीक है, और उसको कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। ठीक है, अब 25% का लाभ हो रहा है यदि, तो हमारी ये क्या 4 क्या है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, और लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा हैगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो रही होगी, वो सेलिंग प्राइस कितनी होगी यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगी, ये हो गई। ठीक है, अब देखिए एक दुकानदार ने कितने 1080 में कुर्सी खरीदी, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 4 थी, ये 4 कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी है, 4 है। कुर्सी कितनी खरीदी 1080 की, तो ये हमने लिख दिया 1080। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 1080/4। तो यहाँ से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 0, ये 1 की वैल्यू आ गई 270, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि 270 हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या बोल रहा है, चिन्हित मूल्य रुपए, हमको मार्क प्राइस इसका निकालना हैगा, मार्क प्राइस कितना हैगा। तो ये कितनी की, 1 की वैल्यू आ गई, और हमारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है, 5 है। तो हम इससे गुणा कर देते हैं 5 से, तो हमको सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है वो मिल जाएगी। तो 5 शून्यम शून्य, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल आई 3, 5 दूनी 10 और 3 13। मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई उस वस्तु की, जब उसको 125% का लाभ हो रहा था, मतलब उसने 1080 में वह वस्तु खरीदा था और 1350 में बेच रहा है, तो उसको 25% का लाभ हो रहा है। अब हमको क्या बोल रहा है कि मार्क प्राइस निकालना है हमको। तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे हम, ये जो वैल्यू है हमारे पास 1350, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है हमारा। तो एक्चुअल वैल्यू को यदि हम इस अनुपात से कंपेयर करा दे, तो 3 बराबर कितना दिया है हमको, 1350। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, यदि इसको काट दें, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और ये 0, 450 हो गया यहाँ पे। ये तो हमारे पास आ गई 1 की वैल्यू, और हमको निकालना क्या है, मार्क प्राइस निकालना है। और मार्क प्राइस कितना है, 4 है, गुणे 4 से गुणा कर देते हैं। तो 4 शून्य शून्य, 5 चौको 20 की 0 हासिल आई 2, 4 चौको 16 और 2 18। ये हमारी आ गई मार्क प्राइस आ गई। थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1800 रुपये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आयत बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये आयत है हमारे पास, ये आयत है। अब बोल रहा है उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो हम मान लेते हैं कि लंबाई कितनी है, 3x है, और चौड़ाई कितनी है, 2x है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं आयत का लेंथ इंटू विड्थ होता है। अब हमारे पास लेंथ कितनी है, 3x,
और बिर्थ कितनी है, 2x, हमने ये लिख दिया बराबर, और इसका एरिया कितना दिया है 2904। अब देखिए काट देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ये 6x² हो जाएगा, 6x² बराबर 2904 कितना हो जाएगा, 2904 हो जाएगा। अब हम काटते हैं 6 से, 6 कम 6, इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 चौको 24, ये 4 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 5, और 6 7 42, 6 8 48, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 6 चौको 24, तो कितना आ गया, x² बराबर हमको कितना मिला, यहाँ से 484 आ गया। कितना मिला हमको, 484 हमको यहाँ से मिल गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी, 22 आ जाएगी, क्योंकि ये 484 जो हैगा वह किसका, 22 का वर्ग है। तो कितना जाएगा, 22 हमारा x की वैल्यू आ गई। तो हमको लेंथ यहाँ से कितनी मिल जाएगी, लेंथ कितनी है, 3x है, तो यदि हम 3 गुणे 22 कर दे तो लेंथ मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 66। और बिर्थ हमको यहाँ से कितनी मिलेगी, 2 गुणित 22, कितना हो जाएगा, 44। अब क्या बोल रहा है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है दोस्तों, लेंथ, इस ये जो साइड है इसकी, ये चारों को यदि हम जोड़ दें तो इसका ये परिमाप आ जाएगा। तो आइए जोड़ देते हैं। परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, P = L + बिर्थ × 2 क्योंकि है, क्योंकि लेंथ भी 2 है और बिर्थ भी 2 है। अब देखिए 66 और 44 को हम जोड़ देते हैं यहाँ, 66 + 44, तो यदि हमने जोड़ दिया और × 2 करना, बस हमारा फिर यहाँ से डायरेक्ट आंसर जाएगा। तो जोड़ते हैं, 6 दूनी 12 की 2, हासिल आई 1, और 6 और 4 10 जोड़ दो। देखिए पहले जोड़ देते हैं, 6 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, हासिल आई 1, 6 और 4 10 और 1 11 गुणित 2, कितना हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 220 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, गैरेज में एक वाहन की मरम्मत की गई थी और डिलीवरी के समय ग्राहक ने 12,000 रुपये का भुगतान किया था। ग्राहक को स्पेयर पार्ट और लेबर शुल्क के लिए बिल किया गया था। यदि लेबर शुल्क बिल का 30% था तो स्पेयर पार्ट्स की कीमत क्या होगी। देखिए यदि यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि यदि लेबर शुल्क बिल का 30% है, मान लीजिए कि बिल कितना होएगा, 100% हो जाएगा। यदि हम परसेंट में लें तो बिल हमारा 100% हो जाएगा, और 100% की वैल्यू हमको कितनी दी है कि 12,000 रुपये दी गई है, ये 12,000 रुपये दी गई है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ से 2 शून्य से शून्य कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 120 रुपये आ गए। 1% बराबर हमारा है 120 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि लेबर शुल्क का 30% है। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हम जानते कितनी होती है, 3/10, ठीक है। तो स्पेयर पार्ट की कीमत हमको बताना है कितनी हैगी।
अब देखिए दोस्तों, यदि टोटल बिल हमारा 100% है, जो हमने 12,000 रुपये दिया हैगा, अब इसमें क्या बोल रहा है कि तो हमको लेबर शुल्क कितना है इसमें, लेबर शुल्क 30% है, तो स्पेयर पार्ट कितना होगा, 70% हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है, 70% की वैल्यू निकाल देनी है। ये देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। हमको कितने का बिल बना है, टोटल बिल बना है हमको 12,000 रुपये का बिल बना है, मतलब कि 100% की वैल्यू हमारी 12,000 रुपये है। ठीक है, यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाल ली है, 120 रुपये, ये आ गई हमारी। अब क्या बोल रहा है, यदि लेबर शुल्क बिल का 30% है तो स्पेयर पार्ट की कीमत क्या होगी। हमने दो के लिए बिल किया था, एक तो लेबर शुल्क और दूसरा स्पेयर पार्ट। तो लेबर शुल्क कितना है, 30% है, तो स्पेयर पार्ट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30, 100 माइनस 30 मतलब 70, मतलब स्पेयर पार्ट की कॉस्ट कितनी है कि 70% इसमें जुड़ी हुई है, तो हमको उसी की कीमत निकालनी, तो गुणे 70 कर दिया। 12 से 7 का गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84, और ये 209 और लग जाएंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8400 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात करें अंडर रूट 144 गुणित 20 प्लस 72 गुणित 32 निकालना है दोस्तों। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हम कैसे कर सकते हैं इसको, या तो हम इसका देखिए दोस्तों, इसको कैसे लिख लेते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 144 का जो 12 का 12 गुणित 12 लिख सकते हैं, ये लिख लिए, गुणित 20 लिख लेते हैं इसको, प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 12 गुणित 6 लिख सकते हैं, और गुणित 32 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, तो हम उसको कॉमन भी निकाल सकते हैंगे, या फिर हम इसको दूसरी तरीके से कर लेते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 144 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 144 गुणित 20 प्लस, यदि हम दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, 16 गुणित 2 लिख सकते हैं, 16 गुणित 2 लिख सकते हैं, तो इस 2 का गुणा हम 72 से कर दे तो कितना हो जाएगा, वो भी 144 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, यहाँ पे केवल 16 बचेगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अब दोस्तों यदि 144 दोनों में से कॉमन लें और उसका अंडर रूट निकालें तो कितना आ जाएगा, हम जानते हैं 12, तो वो 12 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 20 प्लस 16 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12, 20 और 16 को यदि जोड़े तो कितना आएगा, अंडर रूट 36, और 36 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो दोस्तों हम जानते हैं 6 आता है, 6 होता है, 6 हो गया, और 12 गुणित 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 की जो भर्ती को जो अभी एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक और नई टेस्ट सीरीज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।